हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स नवंबर थर्ड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बुलडोजर कल्चर के ऊपर ब्रेक लगाया गया है। इसके बारे में समझना है। अभी ये न्यूज़ में हम क्या समझेंगे फ्रेंड्स कि व्हाट इज बुलडोजर कल्चर, और बुलडोजर कल्चर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक्स कैसे लगाया उसके बारे में बात करेंगे। राइट। तो अभी बुलडोजर कल्चर क्या होता है फ्रेंड्स? तो एक्चुअल में कि अगर कोई व्यक्ति कोई अनऑथोराइज जगह पे इलीगली इलीगली अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर लेता है, और अगर वो गवर्नमेंट के सामने आए, तो गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट, उस पर्सन के उस स्ट्रक्चर के ऊपर बुलडोजर घुमा सकता है। मतलब सिंपल भाषा में उस स्ट्रक्चर को तोड़ सकता है। फिर से एक बार, बुलडोजर कल्चर क्या होता है कि अगर कोई पर्सन इलीगली कोई जमीन के ऊपर इलीगली कोई जमीन के ऊपर अगर कोई कंस्ट्रक्शन करता है, तो अगर वो गवर्नमेंट के ध्यान में आए, तो स्टेट गवर्नमेंट, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, उस पर्सन के उस स्ट्रक्चर के ऊपर बुलडोजर घुमा सकता है। मतलब उस स्ट्रक्चर को तोड़ सकता है। उसको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, इसको बोलते हैं बुलडोजर कल्चर। लेकिन ये बुलडोजर कल्चर के ऊपर रिसेंटली ब्रेक लगाया गया है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अभी एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच बैठी थी, जस्टिस बी आर गवाई और के वी विश्वनाथ की। ये दो जजेस की बेंच बैठी थी। ये दो जजेस के बेंच के द्वारा एक डिसीजन लिया गया कि बुलडोजर कल्चर के ऊपर थोड़ा सा काबू रखना पड़ेगा। अभी ये काबू क्यों रखना पड़ेगा? एक्चुअल में अभी रिसेंटली मामला ऐसा हुआ कि एक पर्सन था, उसने इलीगली सरकारी जमीन के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन किया था। तो गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, बिना उसको कोई नोटिस दिए उस पर्सन के घर को तोड़ दिया। उस पर्सन के घर को तोड़ दिया बिना इसको कोई नोटिस दिए। ये बात हुई जयपुर के अंदर अक्टूबर के अंदर, राजस्थान की अगर हम बात करें तो। राइट। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है, हाँ मानते हैं कि उस व्यक्ति ने इलीगली एक कंस्ट्रक्शन किया है, लेकिन उस व्यक्ति को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा कि भाई आपका ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, वो अनऑथोराइज्ड है, इलीगल आपने किया है। तो आपको मैं 15 दिन देता हूँ, आप 15 दिन के अंदर अपना घर या जो भी आपका ये जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उसको आपको खाली कर देना है। 15 दिन का मिनिमम नोटिस देना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कंपल्सन कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया है ना कि बुलडोजर कल्चर को ब्रेक लगाना है, मतलब बुलडोजर कल्चर के ऊपर हम कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं। कौन सा कंस्ट्रेंट? कि अगर आप किसी के स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हो, तो आपको 15 दिन पहले उसको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। कौन सा आर्टिकल यूज करके? आर्टिकल 142 को यूज करके। आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को एक डिस्क्रिप्शनरी पावर दिया गया है। कौन सा पावर दिया गया है फ्रेंड्स? डिस्क्रिप्शनरी पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर पार्लियामेंट में, अभी देखो, पार्लियामेंट में अगर जो भी कोई डिसीजन लिया गया पार्लियामेंट के द्वारा, रूलिंग पार्टी के द्वारा, वो सुप्रीम कोर्ट उसको रूल ओवर कर सकती है। कौन से आर्टिकल के माध्यम से? आर्टिकल 142 के माध्यम से। समझ में आ रहा है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट को एक डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है कि भाई वो पार्लियामेंट के ऑर्डर को रूल ओवर कर सकती है। सिंपल, बराबर ना? ओके। और सुप्रीम कोर्ट अगर आर्टिकल 142 का यूज करके अगर कोई भी डिसीजन लेता है, तो उसको मानना पड़ेगा कहाँ पे? थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया पूरे देश के अंदर इसको मानना पड़ेगा। राइट, सर में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके। सिंपल न्यूज़ था वैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बुलडोजर कल्चर के ऊपर ब्रेक लगाया। बुलडोजर कल्चर क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये ब्रेक कौन सा आर्टिकल यूज करके लगाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 142 ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके, चलो। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली बाली, आपने नाम सुना होगा, इंडोनेशिया के अंदर है। ये इंडोनेशिया की कुछ फ्लाइट्स है ना, इंडोनेशिया की बाली की तरफ जाने वाली कुछ फ्लाइट्स वो कैंसिल हुई थी, बिकॉज वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। अभी ये फ्लाइट्स कैंसिल हुई वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ बाली के अंदर, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
वॉल्केनिक इरप्शन, कौन सा वॉल्केनो वहां पे इरप्ट हुआ, वॉल्केनो कितने टाइप के होते हैं, राइट, वॉल्केनो क्यों इरप्ट होते हैं, ये सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, बराबर ना। तो जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो चलो समझते हैं। तो अभी ये जो वॉल्केनो इरप्ट हुआ ना फ्रेंड्स बाली के अंदर, वो उस वॉल्केनो का नाम है द माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी वॉल्केनो। इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, द माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी, ये वॉल्केनो का नाम है। तो अगर मैं इस वॉल्केनो की अगर कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड करूँ तो ये जो वॉल्केनो है एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है, फ्लोर्स आइलैंड्स के ऊपर। देखो आप इंडोनेशिया को मैप में देखो, ये हमारा वर्ल्ड मैप है, इसके अंदर आपको यहाँ पे इंडिया दिखता होगा, और इंडिया के ही ये बगल के अंदर ये आपको इंडोनेशिया दिख रहा है, राइट ना, ये इंडोनेशिया है, बराबर। इंडिया के अगर साउथ ईस्ट में अगर हम जाए तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंडोनेशिया है, बराबर ना। तो ये इंडोनेशिया के बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और उसमें से एक आइलैंड है फ्लोर्स आइलैंड, वहाँ पे ये वॉल्केनो लोकेटेड है, राइट। ओके, अभी ये जो वॉल्केनो है उसका नाम क्या है, माउंट लेवोतोबी लाकी लाकी, ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वॉल्केनो है इट इज अ पार्ट ऑफ द ट्विन वॉल्केनो सिस्टम। एक्चुअली ट्विन वॉल्केनो सिस्टम किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे ये दो वॉल्केनो साथ साथ में है, इसके लिए उसको बोलते हैं ट्विन वॉल्केनो सिस्टम। एक ऐसा लोकेशन है फ्लोर्स आइलैंड के ऊपर कि जहाँ पे दो वॉल्केनो साथ में इरप्ट हुए हैं, बराबर ना। ओके, राइट, इसके इसके लिए वो ट्विन वॉल्केनो सिस्टम का पार्ट है, राइट। ओके, और उसमें से एक मेल काउंटर पार्ट है और एक फीमेल काउंटर पार्ट है, जस्ट इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा नाम रखा गया है, बराबर ना। ओके, और ये जो ट्विन वॉल्केनो सिस्टम के दोनों वॉल्केनोज है ना उसको क्लासीफाई किया गया है एज अ स्ट्रेटो वॉल्केनोस। क्लासीफाई कैसे किया गया है फ्रेंड्स, एज अ स्ट्रेटो वॉल्केनोस। अभी आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये स्ट्रेटो वॉल्केनोस क्या होते हैं। तो स्ट्रेटो वॉल्केनोज आर द मोस्ट कॉमनली occurring volcanoes around the world and are formed by the layers of the lava that repeatedly ooze out of the crater। ये जो स्ट्रेटो वोल्केनोज है ना वो सबसे ज्यादा अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा वोल्केनोज अगर होते हैं तो कौन से टाइप के होते हैं, स्ट्रेटो वोल्केनोज। ये स्ट्रेटो वोल्केनोज क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द लेयर्स ऑफ द अर्थ। अभी देखो फ्रेंड्स, अगर मैं उसका मैकेनिज्म आपको समझाऊं, सबसे पहले तो स्ट्रेटो वोल्केनो है ना कैसे होते हैं, कोन टाइप के होते हैं। देखो ये उनकी जो लावाएं है वो बहुत ऊंचाई पे जाती है। वो देखो कुछ वॉल्केनो ऐसे होते हैं जो फ्लैट होते हैं, ऐसे फ्लैट होते हैं, लेकिन कुछ वॉल्केनो ऐसे होते हैं कि जो एकदम ऊपर जाके नीचे आते हैं, बराबर, मतलब बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, उनका जो पीक होता है वो बहुत ऊपर होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटो वॉल्केनोज। ये जो स्ट्रेटो वॉल्केनोज है वो दुनिया के अंदर जितने भी वॉल्केनोज होते हैं उसमें 60% स्ट्रेटो वॉल्केनोज ही होते हैं, बराबर ना। ओके, और ये स्ट्रेटो वॉल्केनोज क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द अर्थ लेयर्स। अर्थ लेयर्स की जो मूवमेंट्स है ना उसकी वजह से होती है। देखो फ्रेंड्स, हमारा जो अर्थ है ना वो बहुत सारे लेयर का बना हुआ है, उसके नीचे बहुत सारे लेयर्स हैं, और उसमें ये जो ओशनिक क्रस्ट है, एक लेयर है ओशनिक क्रस्ट और एक दूसरा लेयर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अगर मैं इन दोनों लेयर की बात करूं तो कभी कभार क्या होता है कि ओशनिक क्रस्ट है ना वो हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकरा जाता है, और इसकी वजह से ये जो प्लेट है ना वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे चली जाती है, और इसकी वजह से ये वॉल्केनो क्रिएट होते हैं, और इसको बोलते हैं स्ट्रेटो वोल्केनो, बराबर ना। और स्ट्रेटो वोल्केनो नॉर्मली कौन से जोन में क्रिएट होते हैं, सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन किसको बोलते हैं, कि जो जोन पे ये दोनों प्लेट टकराई, जो जोन पे ये दोनों प्लेट टकराई उस जोन को बोलते हैं सबडक्शन जोन, और सबडक्शन जोन पे जो वॉल्केनोस क्रिएट होते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेटो वोल्केनो, स्ट्रेटो वोल्केनो, राइट ना। आई थिंक समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो हमारे जो अर्थ के नीचे जो लेयर्स है उसके टकराने की वजह से ये टाइप के वॉल्केनो क्रिएट होते हैं। ये जो धरती पर धरती कंप भी आता है ना वो भी हमारे अर्थ के लेयर्स के टकराने की वजह से होता है, राइट ना। ओके, तो ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के टकराने की वजह से जो सबडक्शन जोन है वहां पे इस टाइप के स्टेटो वोल्केनोज क्रिएट होते हैं, राइट ना। और ये अभी रिसेंटली कौन सा वोल्केनो क्रिएट हुआ है ध्यान में रखना है, माउंट लिवोतोबी लाकी लाकी, कहाँ पे, इंडोनेशिया के फ्लोर्स आइलैंड के अंदर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, और ये जो वॉल्केनो यहाँ पे इरप्ट हुआ है वो इंडोनेशिया के लिए अनकॉमन नहीं है, इंडोनेशिया के लिए ये कॉमन है। इंडोनेशिया के अंदर बहुत सारे वॉल्केनोज क्रिएट होते रहते हैं, बिकॉज वो कौन से रीजन में आता है, रिंग ऑफ फायर रीजन में आता है। हमारे पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर एक रीजन बनाया गया है, उस रिंग ऑफ फायर के अंदर जितने भी कंट्रीज आती है वहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक वॉल्केनोज इरप्ट होते रहते हैं।
तो अभी हमारा काम है रिंग ऑफ फायर को समझना फ्रेंड्स, बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं रिंग ऑफ फायर को अगर मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊं तो ये हमारा पैसिफिक ओशन है, ये हमारा पैसिफिक ओशन है पूरा, और पैसिफिक ओशन के आसपास जितनी भी कंट्रीज है, बराबर, ये पूरी कहाँ पे आती है, रिंग ऑफ फायर के अंदर। ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे अर्थ की प्लेट टकराती रहती है, इसकी वजह से वो रिंग ऑफ फायर उसको एक जोन बनाया गया है कि यहाँ पे ज्यादा वॉल्केनोज और अर्थक्वेक आते रहते हैं, इसके लिए इसके ऊपर फोकस किया जाता है, राइट ना, रिंग ऑफ फायर। अगर मैं एक मैप से आपको बताऊँ ना, देखो फ्रेंड्स, ये हमारा इंडिया है और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, राइट ना, ये पैसिफिक ओशन है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से ये पूरा ये इंडोनेशिया को कवर कर देना है, चाइना, जापान और ये पूरा, तो ये हमारा पैसिफिक पैसिफिक ओशन का ये वाला पार्ट हो गया। और आपको पता है कि ये पूरा वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप हमारी पृथ्वी गोल है, तो ये जो आधा पार्ट है वो यहाँ पे है, ये वाला है, और ये जो आधा पार्ट है ना वो ये वाला है, कनाडा, यूएसए। तो ये पूरा जो रिंग है, ये पूरा जो रिंग है, ये आधा और ये वाला आधा, ये वाला आधा, जो ये पूरा एक रिंग क्रिएट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। तो ये रिंग ऑफ फायर के अंदर जितने भी कंट्रीज है ना, वहां पे बहुत ज्यादा वॉल्केनोज और अर्थक्वेक आते रहते हैं फ्रेंड्स, बराबर, बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, बराबर, अर्थ के लेयर की जो मूवमेंट्स उसकी वजह से, राइट ना। और अभी जो अगर मैं दुनिया के सबसे बड़े बड़े एक्टिव वॉल्केनोज की बात करूँ, वो भी रिंग ऑफ फायर में ही प्रेजेंट है। मुन्ना लोआ जो हवाई के अंदर प्रेजेंट है, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। माउंट तंबूरा, वो इंडोनेशिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट वोल्केनिक इरप्शन हुआ था 1815 के अंदर। और माउंट फूजी जापान का टॉलेस्ट वोल्केनो अभी एक्टिव वोल्केनो है, राइट, ध्यान में रखना है। और अगर मैं इंपोर्टेंट कंट्रीज की बात करूँ ये रिंग ऑफ फायर के अंदर, तो कौन कौन सी कंट्रीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ से ध्यान में रखना है, चिली, इक्वेडर, पेरू, मेक्सिको, यूएस, कनाडा, रशिया, जापान, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और एंटार्क्टिका। ये सब कौन से कंट्रीज है, रिंग ऑफ फायर वाली कंट्रीज है, जहाँ पे वॉल्केनोज और अर्थक्वेक ज्यादा होते रहते हैं, बराबर ना, ओके। तो आई थिंक आपको इस पूरी न्यूज में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। चलो, हमारी नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लिग्नोसेट के बारे में, इसके बारे में समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लिग्नोसेट क्या है सबसे पहले तो ये दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट है जो डिजाइन किया गया है टू कॉम्बैट द स्पेस डेब्रिस। स्पेस डेब्रिस को कॉम्बैट करने के लिए दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट जिसका नाम है लिग्नोसेट, इसको बनाया गया है, राइट ना। इसके अंदर जो मटेरियल यूज किया गया है, वो मटेरियल कौन सा है, कौन सा वुड यूज किया गया है, ध्यान में रखना है, मैंगोलिया, मैग्नोलिया वुड, ध्यान में रखना है, मैग्नोलिया वुड को यूज किया है, जिसको जापानीज लैंग्वेज में हुनोकी भी बोलते हैं फ्रेंड्स, बराबर ना, ओके। तो एक्चुअली ये दुनिया का सबसे पहला वुडन सैटेलाइट जिसका नाम है लिग्नोसेट, इसको तैयार किसने किया है, तो दो स्पेस एजेंसी ने साथ में मिलकर तैयार किया गया है। जाक्सा जो जापानी स्पेस एजेंसी है, और नासा जो यूएस की स्पेस एजेंसी है, तो दोनों ने साथ में मिलके दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम है लिग्नोसेट, जिसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, मैग्नोलिया वुड यूज किया गया है, जिसको जापानीज लैंग्वेज में हुनोको भी बोलते हैं, ध्यान में रखना है, बराबर ना, ओके। अभी इसकी जो साइज है ना, वो एक कॉफी मग जितना साइज है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सैटेलाइट है, दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट लिग्नोसेट, जो जिसका साइज मात्र एक कॉफी मग जितना है, तो कितना लाइट वेट और कितना कॉम्पैक्ट है फ्रेंड्स, बराबर ना, ओके। अभी अगर मैं इस लिग्नोसेट के सिग्निफिकेंस की बात करूं, तो ये लिग्नोसेट को वुडन क्यों बनाया गया, तो एक्चुअल में फ्रेंड्स, एक्चुअली दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत है स्पेस जंक फ्रेंड्स। दुनिया की अलग अलग कंट्रीज रिसर्च करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजती रहती है, राइट। लेकिन ये जो सैटेलाइट्स हैं, जब उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, तब वो क्या होता है, वो बिना काम के स्पेस के आसपास, स्पेस के अंदर ऑर्बिट के अंदर पृथ्वी के आसपास घूमते रहते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। सैटेलाइट, एक सैटेलाइट जो एक रिस्पेक्टिव देश ने भेजा, जब उसका काम खत्म हो गया, उसकी लाइफ खत्म हो गई, तब वो बिना काम का घूमता रहेगा ऑर्बिट के अंदर, राइट। और ये जो ऑर्बिट के अंदर एक पर्टिकुलर सैटेलाइट जब बिना काम का घूमता है, उसको बोलते हैं स्पेस डेब्रिस। और स्पेस डेब्रिस इतना बढ़ चुका है हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के आसपास, आप सोच भी नहीं पाओगे फ्रेंड्स कि ये, आप देख सकते हो ये स्पेस डेब्रिस है, देखो
ये अर्थ है हमारा, और उसके आसपास एक ऐसा लेयर क्रिएट हो गया है जो ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है। अभी ये इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि जब हम भविष्य में कोई फॉर एग्जांपल सैटेलाइट भेजे, और ये जो सैटेलाइट जो हमने लॉन्च किया, अगर वो स्पेस डेब्रिस के साथ अगर वो टकरा जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके अलावा जो सन की तरफ से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं, उसको भी ये स्पेस डेब्रिस क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, बराबर। तो ऐसे बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट है ये स्पेस डेब्रिस की वजह से जो क्रिएट होते हैं। उस स्पेस डेब्रिस को कम करने के लिए यहाँ पे एक इनोवेशन किया गया है जापान और यूएस के द्वारा। स्पेसिफिकली ये जो लॉन्च किया है वो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है, कि जो सैटेलाइट बनाया गया है वुडन सैटेलाइट बनाया गया है। अब ये वुडन सैटेलाइट बनाने का फायदा क्या होगा, कि जो सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है, वो सैटेलाइट का जब काम खत्म हो जाएगा ना, तब उसको हम री एंट्री करवाएंगे। तब उसको हम क्या करवाएंगे, री एंट्री करवाएंगे अर्थ के एटमोस्फेयर के ऊपर। अर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर उसको वापस री एंट्री करवाएंगे। अभी आप बोलोगे सर, तो अभी के सैटेलाइट को क्या हम री एंट्री नहीं करवा सकते? तो अभी अभी के सैटेलाइट को भी हम री एंट्री करवा सकते हैं, लेकिन जो अभी के सैटेलाइट जो हम उसके अंदर जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं? एल्यूमिनियम है, फॉर एग्जांपल स्टील है। ये सब ऐसे मटेरियल है, तो जैसे ही वो हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर आएंगे ना, री एंटर करेंगे ना, वो जल जाएंगे। और ये जल जाएंगे, और ये पूरे जल भी नहीं सकते। वो क्या करेंगे, कार्बन एमिशन क्रिएट करेंगे एटमोस्फेयर के अंदर, हमारे एटमोस्फेयर को और पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, बराबर ना। इसके लिए यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल का यूज किया गया कि जब इसका काम खत्म हो जाए तब वो एटमॉस्फेयर के अंदर री एंटर कर सके। और जब वो री एंटर करेगा तब उसके अंदर फायर होगा, और फायर होगा तो ये लकड़ी है, पूरा लकड़ी क्या हो जाएगा, जल जाएगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, पूरा डिग्रेड हो जाएगा, राइट ना। इसकी वजह से ये वुडन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, ताकि हम इसको क्या करवा सके, री एंटर करवा सके। तो ये सिग्निफिकेंस है लिग्नोसेट का, कि हम इसको क्या करवा सकते हैं, री एंट्री करवा सकते हैं। साइंटिफिक रोल के उसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स और कैमरास जो ओरिजिनल मतलब जो नॉर्मल सैटेलाइट के अंदर हम बेचते हैं, वो हम इसके अंदर भी इक्विप कर सकते हैं, राइट ना। और जैसे ही वो एंटर करेगा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके अंदर फायर होगा, और ये पूरी लकड़ी होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो कोई बायोडिग्रेडेबल सॉल्यूशन हो जाएगा उसका पूरा, कोई आगे जाके उसके पॉल्यूशन के बारे में कोई इम्पैक्ट भी क्रिएट नहीं होगा, बराबर ना। ओके, तो ये सब क्यों किया जा रहा है, सच सैटेलाइट्स को क्यों डेवलप किया जा रहा है? बिकॉज ऑफ उड्स सस्टेनेबिलिटी। ये सस्टेनेबल हो सकते हैं बिकॉज ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। स्पेस डेब्रिस को मैनेज कर सकते हैं, राइट। स्पेस जंग जो अभी हो चुका है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर ये सब नहीं किया जाएगा तो हमारे पृथ्वी के आसपास कुछ सालों के बाद ऐसा लेयर क्रिएट हो जाएगा, बराबर ना, जो बहुत ही भयानक होगा। बिकॉज ना तो फिर हम कुछ स्पेस वगैरह वहाँ पे मतलब कोई सैटेलाइट वगैरह वहाँ पे बेच पाएंगे, बिकॉज ओके, इसको कट कर देना, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, कि अभी रिसेंटली मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया है कि स्टेट के अंदर कुछ रीजियंस के अंदर वापिस से आफ्सपा को लगाया जा रहा है। मणिपुर के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट क्या किया गया है, कि स्टेट के कुछ रीजियंस के अंदर वापिस से आफ्सपा लगाया जा रहा है। तो ये आफ्सपा क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं आफ्सपा की बात करूँ ना, पहले हम आफ्सपा को समझ लेते हैं, उसके बाद करंट न्यूज़ को समझेंगे। आफ्सपा, इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, आर्म फोर्सेस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आफ्सपा का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे इस एक्ट के अंडर में जो आर्म फोर्सेस है हमारी, उसको स्पेशल पावर दिया जाता है, डिस्क्रिशनरी पावर दिया जाता है। कौन कौन से पावर दिया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। चलो, अगर मैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करूं, तो ये जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है ना, वो कोई नया एक्ट नहीं है। ये ब्रिटिश एरा का ये एक्ट है। एक्चुअली ब्रिटिश एरा के दौरान 1947 के अंदर चार ऑर्डिनेंस चार ऑर्डिनेंस को पास करके, चार ऑर्डिनेंस को इश्यू करके, ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तब इसको इशू किया गया था। और ये जो चार ऑर्डिनेंस है वो पास हुए, और वो एक्ट बने कब, 1948 के अंदर। एंड द प्रेजेंट लॉ इफेक्टिव इन द नॉर्थ ईस्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट इन 1958 बाय द होम मिनिस्टर जीबी पंत।
देखो फ्रेंड्स, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जिसके अंडर में आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दिया जाता है, वो एक्ट एक्चुअली सबसे पहली बार ब्रिटिश एरा के अंदर 1947 के अंदर 4 ऑर्डिनेंस इशू करके इसको लॉन्च किया था। ये 4 ऑर्डिनेंस को पास किया गया 1948 के अंदर, वो एक्ट बने। और वो एक्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया गया, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर किया गया। उस समय के जो होम मिनिस्टर थे जीबी पंत, उनके द्वारा 1958 के अंदर नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया जाता है फ्रेंड्स, तो एक ऐसा रीजन जो डिस्टर्ब्ड एरिया है। कौन सा एरिया है फ्रेंड्स, डिस्टर्ब एरिया किसको बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे दंगे होते हैं, लोगों के बीच में शांति नहीं है, लोग बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं, मतलब एक ऐसा रीजन जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, वहां पे आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दिया जाता है उस रीजन को कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट के अंडर में। तो सबसे पहली बार 1958 के अंदर नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे पहले आसाम और मणिपुर के अंदर ही इस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1958 के अंदर। और धीरे धीरे जैसे जैसे इस रीजन के अंदर जब शांति बनी रही, तब धीरे धीरे एरिया को कम किया गया और नॉर्मल एरिया बनाया गया। तो आसाम और मणिपुर के बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सभी राज्य के कुछ कुछ एरियाज के अंदर ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया। और धीरे धीरे जैसे जैसे वहां पे शांति बढ़ी गई, बराबर ना, वहां पे धीरे धीरे ये डिस्टर्ब एरिया को कम किया गया और वहां से आफ्सपा को हटाया गया। और अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो सबसे पहले आफ्सपा से फ्री हो गया था, उसके सारे रीजन आफ्सपा से फ्री हो गए थे। तो ऐसा त्रिपुरा, त्रिपुरा के अंदर 2015 के अंदर पूरे राज्य में से आफ्सपा को दूर किया गया था। समझ में आया कि नहीं, तो त्रिपुरा रिवोक द एक्ट इन 2015, ध्यान में रखना है। उसके बाद मेघालय, मेघालय 2018 के अंदर मेघालय के अंदर से आफ्सपा को रिमूव किया गया। तो त्रिपुरा और मेघालय एक ऐसे दो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहां पे अभी आफ्सपा को कंप्लीटली दूर किया गया है, बराबर ना, ओके। करंटली अगर मैं बात करूं तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कुछ सम एरियाज के अंदर है। कौन से राज्य के सम एरियाज के अंदर, आसाम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य के कुछ एरिया के अंदर अभी भी आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट चल रहे हैं, उसके अंडर में है, जहाँ पे सबसे ज्यादा दंगे वगैरह होते हैं, बराबर ना, ओके, राइट। अभी ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंडर में आम आर्मी को पावर कौन सी मिलती है, पावर कौन सी मिलती है उसके बारे में बात करें फ्रेंड्स। तो ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंडर में जो आर्म फोर्सेस है हमारी, उनको एक डिस्क्रिशनरी पावर दिया जाता है। कौन से एरिया के अंदर, जो एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है उस एरिया के अंदर, कि हमारी आर्मी, अगर कोई व्यक्ति ऐसा लगे कि भाई वो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, वो अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, तो हमारी आर्मी उस व्यक्ति को बिना वारंट दिए उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, उस व्यक्ति को गोली मार सकता है, और उस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टीज है वो बिना वारंट दिए, बिना उसको नोटिस दिए उसकी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट कर सकता है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंडर में, बराबर ना, ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया 1958 के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, धीरे धीरे सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर लागू किया गया, फिर धीरे धीरे जो त्रिपुरा है और मेघालय है, वहां पे ये पूरे राज्य ऐसे हैं, दो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जहाँ पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अभी लागू नहीं हो रहा है, बराबर, बाकी के 4 स्टेट्स के अंदर अभी भी लागू हो रहा है, ओके, राइट। और इस एक्ट के अराउंड कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रही है। यहाँ पे ऐसा बोला भी जा रहा है क्रिटिक्स के द्वारा कि भाई ये जो एक्ट है उसके अंदर ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन हो रहे हैं, कि ऐसा सोल्जर क्या कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर उसको शंकास्पद लगे तो उस व्यक्ति को बिना वारंट दिए अरेस्ट कर रहा है, बिना सबूत देखे। उसके अलावा उसकी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मतलब एक एक टाइप का हरेसमेंट हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जहाँ पे फेक ऐसे इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, फेक ऐसा कभी कभार तो ऐसे भी केसेस सामने आए कि फेक एनकाउंटर भी हुए आर्मी के द्वारा, कि भाई आर्मी को जस्ट लगा कि भाई वो व्यक्ति अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति हकीकत में निर्दोष था। तो ऐसे फेक एनकाउंटर भी हुए हैं इस एक्ट के अंडर में, बराबर ना, ओके। इसके लिए एक कमेटी बिठाई गई थी, जीवन रेड्डी कमेटी। उन्होंने रिकमेंडेशन भी दिया था कि ये जो आफ्सपा एक्ट है उसको कैंसल कर देना चाहिए, उसको
रिपील कर देना चाहिए, बराबर ना। हमारे देश में ऑलरेडी अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 हमारे देश में ऑलरेडी चल रहा है। इसके अंदर थोड़े से मॉडिफिकेशन करके हम ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज है उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपस्पा की जरूरत नहीं है। ऐसा किसने बोला था? जीवन रेड्डी कमेटी के द्वारा बोला था। उसके अलावा बहुत सारी कमेटी उसके बाद भी बैठी और उन्होंने बोला कि आपस्पा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स है। लेकिन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने आपस्पा को थोड़ा सा उसके जजमेंट के अंदर सपोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके जजमेंट के अंदर क्या बोला कि ये जो आफ्सपा है ना, अगर हम उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें ना तो वो बहुत अच्छा एक्ट है, बराबर ना। कि अगर कोई रीजन के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती तो वहां पे आफ्सपा लगना चाहिए। लेकिन वो आफ्सपा का जो टाइम लिमिट है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 6 महीना होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके अलावा अ, जो भी स्टेट गवर्नमेंट एक्शन ले रही है ये आफ्सपा के अंडर में, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ थोड़ा सा कंसल्टेशन करके यहाँ पे एक्शन लेना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आफ्सपा को इम्पोर्टेंट बताया और उसके अंदर थोड़े से मॉडिफिकेशन करने का रिकमेंडेशन दिया, सिंपल, बराबर ना। ओके, अभी आपको आफ्सपा के बारे में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अभी अगर मैं करंट न्यूज़ के बारे में बात करूँ ना तो करंट न्यूज़ क्या कह रही है कि आफ्सपा को वापिस से मणिपुर के कुछ एरियाज के अंदर जहाँ पे बहुत सारे रायट्स हो रहे हैं, बराबर ना, उसके अंदर मणिपुर के टोटल 6 एरिया के अंदर जहाँ पे रायट हो रहे हैं वहाँ पे फिर से आफ्सपा को रीइम्पोज किया गया है 6 महीने के लिए, 31 मार्च 2025 तक ध्यान में रखना है। और मैक्सिमम कितने समय तक हम आफ्सपा को एक रीजन के अंदर रख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग 6 महीने के लिए, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, राइट। तो आई थिंक आपको आफ्सपा के बारे में समझ में आया हो। अगर आपको मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर का लोकेशन कहाँ पे हमारे मैप के अंदर, तो आप देख सकते हो ये मणिपुर जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ये, बराबर, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेघालय, असम, नागालैंड, ये रहा मणिपुर फ्रेंड्स। ये उसका जूम वाला मैप है, ये मणिपुर है। मणिपुर के आसपास कौन कौन से राज्य अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं? तो मणिपुर के नॉर्थ में नागालैंड है, साउथ में मिजोरम है, उसके वेस्ट में आसाम है और मणिपुर के ईस्ट डायरेक्शन में म्यांमार है, ध्यान में रखना है। वो इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर कर रहा है म्यांमार से, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस पूरी न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चलो, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडिया और जापान के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। किसके लिए? यूनिकॉर्न के लिए। अब ये यूनिकॉर्न कोई कंपनी नहीं है। ये यूनिकॉर्न क्या है पहले उसके बारे में समझते हैं। यूनिकॉर्न का अगर मैं फुल फॉर्म पढ़ूँ फ्रेंड्स तो उसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। यूनिकॉर्न का फुल फॉर्म है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। तो यहाँ पे इंडिया और जापान के बीच में एग्रीमेंट हुआ है यूनिकॉर्न के लिए। एक्चुअली इंडिया जापान के पास से ये यूनिकॉर्न परचेज करेगा, ऐसा ये एग्रीमेंट हुआ है। इंडिया ये यूनिकॉर्न क्यों परचेज करेगा? अपनी नवल वॉरशिप्स के लिए, इसके लिए परचेज करेगा। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये यूनिकॉर्न क्या है फ्रेंड्स? तो एक्चुअली एक एंटीना है। यूनिकॉर्न एक एंटीना है, जैसे उसका आपने फुल फॉर्म पढ़ा, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, बराबर ना। तो हर एक जो वॉरशिप होती है ना उसके ऊपर एक एंटीना होता है। ये आपको एंटीना दिख रहा होगा, उसका ये जूम वाला फोटो है। ये एंटीना के ऊपर कवर बिठाया गया है और यहाँ पे उसके अंदर कौन कौन से मशीनरीज होती है उसका फोटो है, बराबर ना। तो ये जो एंटीना है ना, ये एंटीना अभी इंडिया ने जापान से मंगवाया है। इसके लिए इंडिया और जापान के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। अभी ये जो यूनिकॉर्न एंटीना है उसका सिग्निफिकेंस क्या है फ्रेंड्स? ओके, ये हमारा इंडिया का मैप है। ये हमारा इंडिया का मैप है और इंडिया के ऊपर यहाँ पे कौन है? चाइना। यहाँ पे चाइना है और चाइना के बगल में यहाँ पे जापान है फ्रेंड्स। क्या है? जापान। अगर मैं जापान का मैप दिखाऊँ आपको तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये चाइना रहा और चाइना के बगल में यहाँ पे कौन होगा? जापान होगा फ्रेंड्स। चाइना के नीचे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। चाइना के ऊपर रशिया है और चाइना के ईस्टर्न साइड में कौन है? जापान है फ्रेंड्स, बराबर ना। तो आपको जापान का लोकेशन पता चला होगा। अभी जापान ये बहुत सारे आइलैंड से बना हुआ देश है फ्रेंड्स। आप देखो उसके चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, बराबर ना, जिसको हम सी ऑफ जापान बोलते हैं, बराबर ना। ओके, राइट। तो ये
ईस्ट चाइना सी भी बोला जाता है उसको, और सी ऑफ जापान भी बोला जाता है। चाइना बोलता है कि ये वाला रीजन मेरा है, जापान बोलता है कि ये वाला रीजन मेरा है। इसकी वजह से चाइना और जापान के बीच में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बराबर ना? ओके। तो जापान बहुत सारे आइलैंड से भरा हुआ देश है। अगर मैं उसमें 5 मेन आइलैंड्स की बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो होक्काइडो, हॉन्शू, शिकोकू, क्यूशू एंड ओकिनावा, ये उसके 5 मेन आइलैंड है। उसके अलावा 4000 स्मॉलर आइलैंड्स है जापान के अंदर, बराबर ना? जापान लाइज टू द ईस्ट ऑफ द सी ऑफ जापान। चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और रशिया, जापान इन देशों के साथ बहुत ही नजदीकी स्ट्रेटेजिकली लोकेशन के ऊपर खड़ा है, बराबर ना? ओके, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया, जापान को है ना सन ओरिजिन भी बोला जाता है, बिकॉज जापान है ना हमारे जो वर्ल्ड मैप है, जापान हमारा जो वर्ल्ड मैप है उसका सबसे ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है फ्रेंड्स, बराबर ना? जो हमारा पूरा वर्ल्ड मैप है उसका सबसे ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है जापान, राइट ना? तो जब सूरज ईस्ट से जब ग्रो करेगा तो सबसे पहले कहाँ पे उगता है? जापान के अंदर दिखता है वो। इसके लिए जापान को बोला जाता है लैंड ऑफ सनराइज फ्रेंड्स। जापान को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ सनराइज, बिकॉज लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को बोला जाता है, बिकॉज सबसे पहले सन ओरिजिन कहाँ पे होता है? जापान के अंदर, बिकॉज वो सबसे ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है हमारे वर्ल्ड में का, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके, राइट। तो आई थिंक आपको जापान के बारे में समझ में आया होगा। और ये यूनिकॉर्न जो हम एंटीना है वो हम कहाँ से मंगवा रहे हैं? जापान के पास से, ध्यान में रखना है। ओके, हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या अभी रिसेंटली इंडिया ने कंडक्ट किया एक हिस्टोरिक फ्लाइट टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इंडिया का। इंडिया ने अभी कंडक्ट किया एक हिस्टोरिक फ्लाइट टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर। तो इंडिया की जो संस्था है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई गई है इंडिजीनियसली। मतलब इंडिया के द्वारा ही बनाई हुई ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है जो डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है। और उसकी जो रेंज है, ये उसका बेसिक वर्जन है 1500 किलोमीटर। अभी उसका एडवांस वर्जन आएगा, धीरे धीरे उसकी रेंज बढ़ेगी, लेकिन अभी उसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर की है, ध्यान में रखना है, बराबर ना? तो अभी ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है? उस ये अगर मैं मिसाइल के क्लासिफिकेशन की बात करूँ बेस्ड ऑन द स्पीड, तो वो क्या होता है, हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, क्या उसका एडवांटेज है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल अभी तक दुनिया के अंदर मात्र 4 कंट्री के पास थे। कौन कौन से? वैसे तो बहुत सारी कंट्री के पास है, लेकिन जो कंट्री हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाई थी उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी तक मात्र भारत, अमेरिका, रशिया, चीन और नॉर्थ कोरिया, सॉरी, भारत तो अभी ज्वाइन हुआ। अभी तक मात्र अमेरिका, रशिया, चीन और नॉर्थ कोरिया, ये 4 देश के पास ही हाइपरसोनिक मिसाइल का टेक्नोलॉजी था। अभी उसके अंदर और एक कौन सा देश जुड़ गया है? भारत जुड़ गया है फ्रेंड्स, ध्यान में रखना है। तो अभी दुनिया के अंदर 5 ऐसे देश हैं जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। कौन कौन से? भारत, अमेरिका, रशिया, चीन और नॉर्थ कोरिया, ध्यान में रखना है। अभी हाइपरसोनिक मिसाइल किसको बोलते हैं? तो जिस मिसाइल की जो स्पीड है वो 5 मैक से ज्यादा है, 5 मैक से ज्यादा है। ये 5 मैक मतलब, अभी 1 मैक मतलब क्या हो गया? जो हमारी स्पीड ऑफ द साउंड होता है ना, ध्वनि का जो आवाज होता है ना, वो 1 मैक होता है। ये ध्वनि के आवाज से 5 गुनी स्पीड से काम करता है। तो यहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड होती है वो 5 मैक से ज्यादा होती है, बराबर ना? ओके। और उसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल की अगर मैं एक खासियत देखूं फ्रेंड्स, तो आप देखो यहाँ पे, ये जो हाइपर, फॉर एग्जांपल ये 2 टारगेट है, ये टारगेट, ये लॉन्च साइट है और ये टारगेट साइट है फ्रेंड्स, बराबर ना? अगर जो मिसाइल है वो ऐसे परवलय आकार में जाती है तो ऐसी मिसाइल को बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। और अगर जो मिसाइल जो पृथ्वी के बहुत पैरेलल जाके, ये जो मिसाइल जो पृथ्वी के बहुत पैरेलल जाके टारगेट के ऊपर अटैक करती है, तो इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल, बराबर ना? ओके, देखो, जो एटमॉस्फेयर में ऊंचाई पे जाके वापस गिरती है उसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन जो पृथ्वी के जो पेरियल पे जाके जो टारगेट को अचीव करती है उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। और ये जो मिसाइल है हाइपरसोनिक मिसाइल है, मतलब वो कहाँ पे जाएगी? पृथ्वी के पेरियल जाएगी। अभी ये हाइपरसोनिक मिसाइल का एडवांटेज क्या होता है? वो दुश्मन के रडार में जल्दी पकड़ में नहीं आता, बिकॉज ये बैलिस्टिक मिसाइल है ना, उसकी स्पीड भी कम होती है और वो ऊंचाई पे जाके वापिस आती है, तब वो दुश्मन की जो रडार होते हैं उसके अंदर वो पेक हो जाती है। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, 5 मैक से ज़्यादा होती है, और वो
पृथ्वी के पैरेलल जाती है, तो वो रडार रडार के पकड़ में जल्दी नहीं आती फ्रेंड्स, बराबर ना। तो ये भी एक एडवांटेज है, राइट ना। ओके। और अगर मैं मिसाइल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूं बेस्ड ऑन स्पीड, तो तीन टाइप की मिसाइल होती है, एक सबसोनिक मिसाइल, एक सुपरसोनिक मिसाइल और एक हाइपरसोनिक मिसाइल। अगर मिसाइल की स्पीड वो साउंड की स्पीड से कम है, मतलब 1 मैक से कम है, तो उसको बोलते हैं सबसोनिक मिसाइल। जो हमारी पृथ्वी पृथ्वी मिसाइल है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, वो सबसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल की अगर बात करें तो जो अगर मिसाइल की स्पीड 1 मैक से 5 मैक के बीच में हो तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। जो रशिया और इंडिया की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो सुपरसोनिक मिसाइल है। और हाइपरसोनिक मिसाइल की अगर बात करें, अगर स्पीड 5 मैक से ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। इंडिया के पास ऑलरेडी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है शौर्य, जिसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड 7.5 मैक है, लेकिन इंडिया ने ऑफिशियली उसको अनाउंस नहीं किया है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये हम पहली बार कंडक्ट कर रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। ओके, तो आई थिंक आपको इस पूरी न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा कि इंडिया अभी कंडक्ट कर रहा है हमारा पहला फ्लाइट टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल, जो हमने खुद से बनाया है, डीआरडीओ ने बनाया है। और 1500 किलोमीटर का उसका रेंज है। हाइपरसोनिक मिसाइल किसको बोलते हैं, सुपरसोनिक किसको बोलते हैं और सबसोनिक किसको बोलते हैं, तो आपको पता चला होगा फ्रेंड्स। ओके, राइट, चलो। आई थिंक फ्रेंड्स आज के तमाम न्यूज़ में आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।